नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए मिस्ट्री से जुड़ी क्राइम डिटेक्टिव कहानी ब्योमकेश बख्शी 30 साल पुराना बदला। कोलकाता की उस रात में कुछ ऐसा था जैसे हवा खुद कोई पुराना भूला हुआ राज हमारे कानों में फूंकने को बेचैन हो। हावड़ा पुल के नीचे उठती ठंडी नमी जब कार की खिड़की से भीतर घुसी तो मुझे साफ साफ एहसास हो गया हम किसी साधारण मामले की ओर नहीं जा रहे, बल्कि एक ऐसी पहेली की ओर जिसका हर सुराग अंधेरे में छुपा था। ब्योमकेश पूरे रास्ते खामोश बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज बेचैन चमक थी, मानो कोहरे के पीछे कोई अदृश्य खतरा उसकी ओर बढ़ रहा हो। सुबह ही देवदत्त चौधरी का संदेश आया था, बाबू, अगर आपकी बुद्धि ने सच में कई जिंदगियां बचाई हैं तो ये हवेली उसका इम्तिहान लेगी। 3 मौतें, तीनों पूर्णिमा की रात, कमरे अंदर से बंद और चेहरों पर डर का ऐसा निशान जिसे शब्द नहीं समझा सकते। पत्र पढ़ते ही मेरी उंगलियां एक पल को ठिठक गई थीं। मैं कायर नहीं, पर यह सब किसी पुरानी बंगाली दंत कथा जैसा भयानक लग रहा था। हवेली पहुंचते पहुंचते रात और भी भारी और भी ठंडी हो गई थी। काले विशाल दरवाजे पर लगा लोहे का नक्काशीदार ठप्पा चांदनी में इस तरह चमक रहा था जैसे किसी जंगली जानवर की गीली जीभ चमकती हो। देवदत्त बाहर ही खड़ा था, कांपते हाथों में लालटेन, आंखों में ऐसा भय जो किसी इंसान को भीतर तक खोखला कर देता है। जल्दी अंदर आइए, आज फिर पूर्णिमा है, उसने लगभग सांस रोके हुए कहा। जैसे ही हम हवेली में दाखिल हुए, भीतर का गहरा अंधेरा किसी जीवित परछाई की तरह हमें निगलने लगा। फर्श की पुरानी लकड़ी की चरमराहट उस सन्नाटे को और भी भारी कर रही थी। हवा में कपूर की हल्की खुशबू थी, लेकिन उसके नीचे कहीं सड़े हुए फूलों की तीखी चुभती महक भी घिरी हुई थी। देवदत्त ने धीमे स्वर में कहा, पहले चाचा रंजीत मरे, फिर मेरा भाई सुधांशु और 2 हफ्ते पहले बुआ कमलिनी। तीनों अपनी अपनी कोठरी में। अंदर से कुंडी लगी। डॉक्टर बोले दिल का दौरा, लेकिन इनके चेहरे देखकर कोई भी कह देता कि उन्होंने मौत को आते हुए नहीं, झपटते हुए देखा था। मैंने नजरें ब्योमकेश की तरफ मोड़ी। वो दीवार पर टंगी पुराने चौधरी वंश की पेंटिंगों को ध्यान से देख रहा था। उनमें एक चेहरे पर उसकी उंगलियां थोड़ी देर ठहर गईं। एक लंबी दाढ़ी वाला गंभीर आदमी, जिसकी आंखें किसी हिंसैल पशु की तरह पेंटिंग के भीतर से भी चुभती थीं। ये? ब्योमकेश ने पूछा। देवदत्त ने हल्का सा सिर झुकाया। मेरे दादाजी प्रबोध चौधरी। इनके बारे में लोग कहते हैं कि जमीन जायदाद के लिए जो रास्ता आसान लगता वही अपना लेते थे, भले किसी की बर्बादी क्यों ना हो। हवा की एक अचानक तेज सरसराहट खिड़की को हिला गई। मैं थोड़ा उछल गया, मगर हवेली के भीतर का माहौल ही ऐसा था जैसे हर कोना कोई साजिश सांसों में लिए बैठा हो। हम तीनों मौतों वाले कमरों की तरफ बढ़े। सीढ़ियों पर धूल की परतें थीं, पर कुछ जगह निशान भी, जैसे किसी ने मोमबत्ती लेकर कई बार ऊपर नीचे किया हो। ब्योमकेश झुककर उन दागों को पढ़ने लगा, मानो वो लकड़ी से फुसफुसाती आवाजें सुन सकता हो। कुंडी टूटी नहीं थी, अंदर वही हालत जैसी पुलिस छोड़ गई थी। दीवार के कोने में मोमबत्ती का काला धुआं जमा था, पर कमरे की मेज पर रखे पीतल के कलश पर मोम के सूखे छींटे अजीब आकृति बना रहे थे, जैसे किसी तांत्रिक चिन्ह का अधूरा स्वरूप। कमरे में अचानक एक तरह का दबाव महसूस हुआ, जैसे सांस भारी पड़ने लगे। मेरी गर्दन में सिहरन दौड़ नहीं। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि तीनों मौतों में ऐसा ही माहौल रहा होगा, दम घोटू, अनजाना और उतना ही खतरा। ब्योमकेश ने खिड़की की कुंडी उंगलियों से दबाई। अंदर से बंद है, मगर बिना आवाज किए खुल सकती है, उसने धीमे से कहा। देवदत्त हड़बड़ा गया, पर पुलिस को तो वही दिखाया जाता है जो दिखाना हो, ब्योमकेश ने ठंडे अंदाज में कहा। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। ये अंदर से बंद कमरा अगर कोई खेल था तो बहुत महीन हाथों से खेला गया था। हम आगे बढ़े। बाहर की हवा अचानक भारी हो गई थी। मुझे लगा जैसे हवेली किसी रहस्य का बोझ ढोते ढोते थक चुकी हो। कमरा खोला गया। वही धुंधला मोमबत्ती धुआं, वही बंद खिड़की, वही चेहरे पर उभरा असहनीय आतंक का स्थिर निशान। लेकिन यहां एक और चीज थी। दरवाजे के पास पड़े हुए सूखे गुलाब की पंखुड़ियां हल्के काले धुएं से चूमी हुई। मैंने पूछा, ये किसने रखे होंगे? देवदत्त बोला, हवेली में फूल कोई नहीं रखता। पिता की मौत के बाद मां ने भी पूजा बंद कर दी थी। ये बात मेरे भीतर एक छोटा सा झटका छोड़ गई, क्योंकि हवा में मौजूद वो सड़े फूलों वाली अजीब गंध अब और साफ लग रही थी। कमरा बाकी दोनों से थोड़ा बड़ा था। खिड़की पर लगी नीली कांच की पट्टियां चांदनी को अजीब ठंडे रंग में बदल रही थीं। बिस्तर के पास लकड़ी की मेज पर एक पीतल की प्लेट थी। उसमें कपूर जलाया गया होगा, अवशेष अभी भी मौजूद थे। बिस्तर की चादर पर हल्का पीला दाग था। ब्योमकेश ने उसे उंगली से छुआ, फिर सूंघा। फॉक्स ग्लो, वो बुदबुदाया। दिल पर तीखा असर डालता है,
लेकिन केवल डर से जुड़ा असर तब होता है जब शरीर पहले से ही किसी आघात में हो, यानी मौत दो धारों का हमला है। देवदत्त ने अविश्वास से कहा, तो ये कोई साधारण हत्या नहीं? ब्योमकेश ने उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें दीवारों पर घूम रही थीं, कहीं हल्का सा धब्बा, कहीं मोम का एक टुकड़ा, कहीं धूल पर उंगली के निशान, जैसे कोई अदृश्य कहानी इन छोटे छोटे संकेतों में कैद होकर फड़फड़ा रही हो। अचानक ऊपर की मंजिल से एक अजीब आवाज आई, बहुत धीमी मगर इंसानी कदमों जैसी। देवदत्त का चेहरा भक से उड़ गया। इस मंजिल पर कोई रहता नहीं। ब्योमकेश ने उंगली उठाकर हमें चुप कराया और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हवेली का सन्नाटा हमारे पैरों की दस्तक से कांप रहा था, जैसे कोई आंखें ऊपर किसी कोने से हमें देख रही हों। ऊपर पहुंचे तो बड़ा गलियारा था। दीवारों पर टंगे काले पीले पड़ चुके तैल चित्रों में चेहरे कुछ अजीब, कुछ अतिरंजित से लगने लगे, जैसे लोग नहीं परछाइयां हों। हवा में कपूर की गंध गाढ़ी हो चुकी थी। अचानक बाएं तरफ वाले कमरे का दरवाजा अपनी जगह पर हल्का सा खिसका, मानो अंदर से किसी ने अभी अभी इसे छुआ हो। मेरी सांस अटक गई। ब्योमकेश ने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर मोम के ढेर सारे जमा हुए दाग और एक पूरी थाली कपूर की टिकियां, जिसे देख ऐसा लगा जैसे कोई कई रातों से यहां अनुष्ठान जैसा कुछ कर रहा हो। कमरा खाली था, पर हवा में एक अजीब फड़फड़ाहट थी, जैसे यहां किसी की घबराई हुई सांसें बंद दीवारों में कैद हों। और तभी मेरे पैर किसी चीज से टकराए। मैंने झुककर देखा, एक छोटी कांच की शीशी। उस पर लिखा था डिजिटैलिस स्ट्रिक्ट डोज। मेरा गला सूख गया। मैंने शीशी उठाई। ब्योमकेश की पलकों में खतरनाक चमक उतर आई। वो शीशी मेरी हथेली से लेकर धीमे स्वर में बोला, अजीत, ये वही दवा है जिसका असर उस पीले दाग में मिला था, लेकिन ये दिल को नहीं मारती, ये दर्द को बढ़ाती है। जितना गहरा भय उतना तेज असर, और फिर दिल टूट कर बैठ जाता है। मेरे बोलने से पहले ही पीछे के कमरे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई हल्का सा कर्क और फिर खिसकने की आहट। हम तुरंत भागकर उस दिशा में गए, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खुली खिड़की जिसमें चांदनी बिल्कुल चाकू की तरह चुभ रही थी, और खिड़की के नीचे लाल साड़ी का एक बहुत पतला धागा। देवदत्त ने इसे देखते ही फुसफुसा कर कहा, ये वही साड़ी है जो मेरी पत्नी शोभना पहनती है। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे पेट में ठंडा पत्थर फेंक दिया हो। हम नीचे लौट आए। देवदत्त के चेहरे पर अब भय से ज्यादा अविश्वास था, जैसे उसका पूरा संसार पैरों के नीचे से खिसक रहा हो। नीचे आते ही अचानक हवेली की हवा एकदम ठंडी होकर बहने लगी। लंबी गैलरी के ठीक बीचों बीच कोई खड़ा था। धीमी चांदनी में धुंधली आकृति, लाल साड़ी का पल्लू हवा में हिल रहा था। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया। देवदत्त हल्के स्वर में बुदबुदाया, शोभना। आकृति कुछ पल हमारी तरफ देखती रही, फिर उतनी ही चुपचाप मुड़ी और अंधेरे गलियारे में समा गई। हम तुरंत भागे, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हल्की महक, मोगरे और कपूर का मिला जुला अजीब सा गंध। अब ब्योमकेश पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसकी आंखों में वो तेज था जो किसी तूफान के आने से ठीक पहले दिखाई देता है। उसने धीरे से कहा, देवदत्त, ये हवेली जितनी पुरानी है, इसकी दुश्मनी उससे भी ज्यादा पुरानी लगती है, और तुम्हारा अतीत शायद तुम्हें उस कीमत पर घसीट रहा है जिसकी तुम्हें खबर भी नहीं है। देवदत्त कांपते स्वर में बोला, आपका मतलब मेरी पत्नी? वो ब्योमकेश ने उसे रोक दिया। अभी निष्कर्ष नहीं, पर वो आकृति इंसान थी, भूत नहीं। और जो दाग, जो शीशी, जो परछाई हमने देखी, ये सब किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। लेकिन असली सवाल एक है, इन 3 मौतों में किसे सबसे ज्यादा लाभ मिला? और तभी नीचे के तल से अचानक एक चीख उठी। हवेली की दीवारें कांप गईं। देवदत्त चिल्लाया, ये शोभना की आवाज है। हम तीनों उस चीख की दिशा में भागे। सीढ़ियां हमारे पैरों के नीचे जैसे कांप रही थीं। पूरा वातावरण किसी पुराने श्राप की तरह भारी हो चुका था। ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर हम रुके। आवाज अंदर से आ रही थी, टूटी, डरी हुई, असहनीय। देवदत्त ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर शोभना फर्श पर गिरी थी। उसके सामने घुमी हुई लालटेन का कांच टूटा पड़ा था। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था, मानो उसने अभी अभी किसी अनदेखे भूत को नहीं, बल्कि किसी भयावह सच को देखा हो। उसके होंठ कांप रहे थे, और उसके ठीक पीछे दीवार पर मोमबत्ती के धुएं से बना ताजा निशान, किसी आदमी का अजीब सा चेहरा, आंखें खोदी हुई, दाढ़ी वाली परछाई।
देवदत्त की सांस रुक गई। ये मेरे दादाजी का चेहरा। और शोभना टूटी आवाज में बोली, मैंने उसे चलते हुए देखा है। शोभना फर्श पर कांप रही थी। उसकी उंगलियां लकड़ी पर ऐसे पंजे की तरह जमी थीं, मानो किसी ने उसे वहीं ठह के रखा हो। उसकी सांसें टूटती जा रही थीं और आंखों में इतना गहरा भय था कि कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा ये औरत जिसके बारे में हम शक कर रहे थे वास्तव में किसी अदृश्य आतंक से जूझ रही है। ब्योमकेश उसके चेहरे के बिल्कुल पास बैठा, जैसे उसकी आंखों के भीतर अटके उस दृश्य को पढ़ लेने की कोशिश कर रहा हो जिसका वर्णन वो कर नहीं पा रही थी। देवदत्त ने उसे थामने की कोशिश की, मगर उसने हाथ झटक दिया। वो मेरे बिल्कुल पीछे था, उसकी परछाई जमीन पर गिरती हुई, लंबी, कांपती। मैं मुड़ी तो दीवार में जैसे कोई यात्री धुंध में निकलकर फिर धुंध में समा गया हो। उसका स्वर किसी टूटी हुई घंटी की तरह कांप रहा था। ब्योमकेश ने कमरे का हर कोना सूंघते हुए देखा। फर्श पर गिरे लालटेन के तेल की तेज गंध के नीचे कपूर जैसा एक और तीखा दर्प था। उसने पास पड़े पीतल के सलेटी दाग को उंगली से छुआ और फिर शोभना की कलाई पकड़ी। आप अकेली थीं? उसने धीमे स्वर में पूछा। शोभना ने थरथराते हुए उत्तर दिया, हाँ, देवदत्त घंटों से ऊपर थे। मैं नीचे आई क्योंकि मुझे लगा कोई मेरे कमरे के बाहर दबे पांव चल रहा है। ये वाक्य हवा में ऐसा तैर गया जैसे किसी ने मोहक धुन के बीच अचानक बेसुरा सुर छेड़ दिया हो। ब्योमकेश ने देवदत्त की ओर देखा, फिर कमरे की दीवारों पर बनी उस धूमे वाली आकृति की तरफ, जिसमें दाढ़ी और डूबी हुई आंखों का वही भयानक चेहरा था, बिल्कुल वही जो हमने पेंटिंग में देखा था। मैंने धीरे से कहा, क्या ये कोई जानबूझकर बनाया गया निशान हो सकता है? ब्योमकेश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कपूर का धुआं दीवारों पर इतना साफ आकृति स्वतः नहीं छोड़ता अजीत। ये बनाई गई है योजनाबद्ध तरीके से। कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि भय को मूर्त रूप दिया जाए तो वो जहर का काम करता है। शोभना की निगाहें अचानक ब्योमकेश पर टिक गईं, जैसे उसके भीतर कोई दूसरा डर उभर आया हो। मैंने गौर किया कि उसकी सांसों से मोगरे की वो हल्की महक अब गायब थी और कपड़ों पर मिट्टी के कुछ चिन्ह भी थे जिन पर पहले मेरा ध्यान नहीं गया था। ब्योमकेश ने उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा, आप ऊपर वाले कमरे में क्यों गई थीं, जहां कपूर के ढेर जमा थे? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। देवदत्त का चेहरा सफेद पड़ने लगा। शोभना ने आंखें चुराकर कहा, मैं तो कभी नहीं गई। मुझे तो आज ही पता चला कि वहां कोई है भी, तो अजीब बात है। ब्योमकेश ने बीच में कहा, आपके पल्लू का वो धागा वहीं मिला और किसी अन्य महिला का लाल साड़ी पहनना इस हवेली में संभव ही नहीं। देवदत्त पीछे हट गया। मैंने देखा कि उसके भीतर विश्वास और संदेह की दो धाराएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। शोभना ने अचानक दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं कसम खाकर कहती हूं, उस कमरे से मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई मुझे फंसा रहा है, कोई ऐसा है जो चौधरी परिवार को खत्म करना चाहता है। उसके स्वर में भय था, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब तीक्ष्णता थी, जैसे हर वाक्य सोच समझकर गढ़ा गया हो। ब्योमकेश ने कमरे की दराज खोली और भीतर से मिली एक पुरानी नोटबुक को उठाया। कवर पर जमी धूल हटाकर जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, मुझे लगा मानो हवेली के भीतर दबे किसी प्रेत की कहानी हमारे सामने खुलने लगी हो। नोटबुक में दर्ज था, प्रबोध चौधरी द्वारा नीलकंठ मुखर्जी की जमीन का जबरन हड़पना, नीलकंठ परिवार का उजड़ना, बेटी का बेघर हो जाना। आगे के पन्ने पढ़ते हुए कमरे की हवा और चुभने लगी। नीलकंठ की बेटी बहुत छोटी उम्र में गायब। लोगों का कहना था कि वो अपने पिता की मौत के दिन कसम खाकर गई थी कि एक दिन चौधरी वंश का हर दीपक बुझा देगी। मैंने देवदत्त की ओर देखा, उसकी आंखें भय से ज्यादा पछतावे में बदल गई थीं। वो बुदबुदाया, मैंने उस बच्ची का नाम कभी नहीं सुना। क्या वो अभी? व्योमकेश ने नोटबुक बंद की। वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी होगी देवदत्त, और बहुत संभव है वो यहीं हो। शोभना का चेहरा अचानक पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी सांसें फिर तेज होने लगीं। तभी हवेली के पीछे से एक तेज धमाका सुनाई दिया, मानो कोई भारी वस्तु गिराई गई हो। हम तुरंत उस दिशा में भागे। पीछे का गलियारा अंधेरे में डूबा था। सरकंडे जैसी हवा तेजी से फुसफुसा रही थी। लकड़ी के दरवाजे पर ताला टूटा पड़ा था। अंदर घुसे तो कमरे में हल्की सी गर्माहट थी, मानो अभी किसी ने मोमबत्ती बुझाई हो। कमरे के बीचों बीच जूतों के निशान और एक आधी जली लाल साड़ी का किनारा पड़ा था, बिल्कुल वही कपड़ा। देवदत्त पसीने में डूब गया। शोभना, तुमने ये क्यों? ये मेरा नहीं है, वो चीखी। कोई मेरी साड़ी का टुकड़ा लेकर खेल रहा है, मुझे फंसाना चाहता है ताकि आप सब उसी पर शक करें।
ब्योमकेश ने जमीन पर पड़े पंखुड़ियों का छोटा ढेर उठाया। वे वही सूखे गुलाब थे जिन्हें हमने सुधांशु के कमरे में देखा था। उसने उन्हें सूंघा और कहा, इनमें स्ट्रिक्ट फॉक्स ग्लव का पाउडर मिला है। ये किसी अनाड़ी तांत्रिक का काम नहीं, ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जिसे मानव शरीर की रासायनिकी की गहरी समझ है। शोभना की आंखें फैल गईं। क्या आप मुझ पर ही? मैं आपके बारे में कुछ भी सीधे तौर पर नहीं कह रहा, व्योमकेश बोला। लेकिन 3 मौतें, तीनों में समान डर का पैटर्न, कपूर की धुंध, जली मोम, दिल का दौरा, डर को उकसाने वाला जहर, और इन सभी के बीच आपका बार बार मौजूद होना, यह संयोग से कहीं ज्यादा है। शोभना एक पल चुप रही, फिर उसकी निगाह में अचानक एक अजीब सी चमक तैरने लगी, मानो कोई पर्दे के पीछे छिपा सच सामने आने वाला हो। उसी क्षण खिड़की के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, बहुत हल्की पर तेज। हम तीनों खिड़की की ओर बढ़े। चांदनी में किसी लंबी आकृति का धुंधला आभास दीवार के पीछे जाता दिखा। मैं बिना सोचे भाग पड़ा। व्योमकेश और देवदत्त मेरे पीछे। आंगन की मिट्टी पर नंगे पांव के हल्के पदचाप थे। हम दीवार पार कर बगीचे वाले हिस्से में पहुंचे। यहां हवा में मिट्टी, फूलों और किसी पुराने कसैले गंध का मिश्रण था। बगीचे के बीच टूटी फव्वारे की ओट में वो आकृति खड़ी थी, लंबी साड़ी, झुका सिर और कंधे पर ढका लाल कपड़ा। मेरी सांसें थम गईं। व्योमकेश आगे बढ़ा। आप छुप क्यों रही हैं? आपकी हर हरकत हमें उस सच के करीब ले जा रही है जिसे आप दबाए हुए हैं। अचानक आकृति ने सिर उठाया और हम देखकर सन्न रह गए। वो शोभना थी, लेकिन अंदर वाले कमरे में तो वो हमारे साथ थी। मेरे भीतर एक झटका उठा। हम पीछे मुड़े। वो शोभना जो हमारे साथ थी अब कहीं नहीं। आंगन की रात जैसे थम गई थी। व्योमकेश आगे आया। अब नकाब उतारिए, नीलकंठ मुखर्जी की बेटी। उम्र बदल सकती है, पहचान नहीं। लाल कपड़ा सरका और उसके नीचे ऐसा चेहरा प्रकट हुआ जिसे वर्षों के घृणा और प्रतिशोध ने जकड़ रखा था। वह बोली, 30 साल पहले जो हुआ उसकी कीमत किसी न किसी को तो चुकानी ही थी। देवदत्त हतप्रभ खड़ा था। शब्द उसके भीतर जम गए थे। महिला ने कहा, मेरे पिता की जमीन हड़पते समय तुम्हारे दादाजी ने नहीं सोचा कि एक अनाथ लड़की कैसे जिएगी। मैं भूख, अपमान और बेघरपन की राख से निकली हूं, और तुम्हारी पत्नी, जिसे तुम शोभना कहते हो, वो सब जानती थी। मैं उसी के भरोसे यहां घुसी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो असली शोभना कहां है? महिला की मुस्कान धीमी और भयानक थी। असली शोभना इस हवेली में कभी आई ही नहीं। मैं ही शोभना हूं। देवदत्त वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटने लगीं। व्योमकेश बोला, तीनों मौतें तुमने भय, जहर और भ्रम से की। तुम्हें दिल का दौरा नहीं चाहिए था, बस इतना कि शरीर पर डर हावी हो और फॉक्स ग्लव की मात्रा उसे खामोश कर दे। महिला ने सिर झुका लिया। हां, मैं उन कमरों में मोमबत्ती के दाग खुद बनाती थी, ताकि तुम लोग भूत प्रेत की तरफ सोचो। डर इंसान की आत्मा को खोखला कर देता है, और खोखली चीज टूटने में देर नहीं लगती। व्योमकेश आगे बढ़ा, आंखें पूरी तरह ठंडी। और आज रात ये नाटक क्यों? वो बोली, मैं देवदत्त को उसी भय में धकेलना चाहती थी जिसमें मेरे पिता मरे थे। विश्वासघात, धोखे और बेबसी की आग में। उसी वक्त पुलिस द्वार पर खड़ी थी। महिला ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, मानो उसकी प्रतिशोध की आग बुझ गई हो। जैसे ही उसे ले जाया गया, हवेली पर छाया अजीब बोझ धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। लेकिन मेरे भीतर एक कड़वाहट रह गई। कभी कभी न्याय की राह पर चलने वाला भी खलनायक बन जाता है, और कभी कभी खलनायक बनने वाला सिर्फ अपने घावों का बोझ ढोता है। व्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा, अजीत, हर पाप की जड़ सिर्फ अपराध नहीं होती। कई बार वो एक ऐसी पीड़ा होती है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। लेकिन ये हवेली अब अपने अंधेरे अध्याय बंद कर चुकी है। हमने हवेली की ओर देखा। चांदनी अब शांत थी और मोमबत्ती की गंध हवा से गायब हो चुकी थी। रात के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी इमारत लंबे समय बाद पहली बार स्थिर लग रही थी, जैसे 3 दशकों से दबा सच आखिरकार बाहर निकलकर अपने अंतिम ठौर जा चुका हो। आप सुन रहे थे क्राइम डिटेक्टिव कहानी ब्योमकेश बख्शी, 30 साल पुराना बदला। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।